Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal. So let us start. It was in Rome that we had met. मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने सब्जेक्ट पर जोर देना हो कि ये यही था कोई और नहीं था, तो वो सेंटेंस सीधे सीधे उस सब्जेक्ट से ना शुरू होकर इट से शुरू होता है. जैसे अगर आपको याद हो, मैंने पिछली किसी वीडियो में बताया था, एग्जाम्पल दिया था कि लड़ाई तो तुमने ही शुरू की थी ना, तो इट वॉज़ यू. तो ऐसे ही रोम में ही तो मिले थे हम. सो इट वॉज इन रोम वेयर, जहाँ, दैट नहीं आएगा, सॉरी. इट वॉज इन रोम वेयर वी हैड मेट. द फर्स्ट मैन टू सी ऑन द स्टेज वॉज द होस्ट. द फर्स्ट मैन. अब मैंने आपको समझाया था कि जब सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब ना दिखाई दे, इसका मतलब ये जो भी आ रहा है इसके लिए आ रहा है, और जब ये बात ख़त्म हो जाएगी तो इसका आगे का हिस्सा हमें दिखाई देगा. अब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है ये काम अभी होना है. अब जिसके साथ भी ये आ रहा है उसी के साथ कनेक्टेड है, यानी ये इसके लिए आया है. तो या तो मैन ने देखना है या मैन को देखा जाना है. हर जगह पर दो ही मतलब होते हैं. सॉरी सॉरी. या तो एक्टिव वॉइस होगा या पैसिव वॉइस होगा. अब द फर्स्ट मैन वॉज द होस्ट, ये हमारा मेन सेंटेंस है. जो पहला आदमी था वो था मेज़बान, यानी जिसने प्रोग्राम का आयोजन करना था या जिसने मेहमानों को अटेंड करना था. तो स्टेज पर दिखने वाला पहला आदमी. अब मैन ने नहीं दिखना था, सॉरी, मैन ने नहीं देखना था, उसने दिखना था, तो पैसिव वॉइस है. द फर्स्ट मैन टू बी सीन ऑन द स्टेज वॉज द होस्ट. इंग्लिश में कुछ भी नहीं है. टेंसेज सीखने के बाद आपको सिर्फ सेंटेंस को थोड़ा लंबा करना आना चाहिए. लंबा क्या करना होता है कि कोई नाउन होता है जिसकी हमें विशेषता बतानी होती है. तो नाउन हमें सेंटेंस में मोस्टली या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है या कहीं भी दिखे, और उसकी विशेषता बताने के भी 8-10 तरीके होते हैं, जिस पर मैं शॉर्ट वीडियोस डाल रही हूँ, सिंपल ट्रिक्स एंड बेटर इंग्लिश, तो आप उसमें देख सकते हैं. तो यहाँ पर टू बी सीन आना चाहिए. दे हैव नो गार्डन टू प्ले. दे हैव नो गार्डन, उनके पास कोई गार्डन नहीं है खेलने के लिए. गार्डन में खेला जाता है, गार्डन को नहीं खेला जाता. अगर हम इसमें इन नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब उनके पास गार्डन, जैसे गार्डन कोई बॉल हो गई, जैसे हम कहते हैं ना दे हैव नो बॉल टू प्ले, उसमें भी विद आना चाहिए. क्योंकि वो बॉल को नहीं खेलेंगे, बॉल के साथ खेलेंगे. यहाँ पर भी वो गार्डन को नहीं खेलेंगे, गार्डन में खेलेंगे, तो यहाँ पर इन आना चाहिए. दे हैव नो गार्डन टू प्ले इन. द पुअर इज़ ऑलवेज विक्टिमाइज्ड बाय द रिच. अब जब द पुअर इकट्ठा आता है तो ये जनरल बात करता है और ये प्लूरल होता है. पीपल लिखने की ज़रूरत नहीं. अगर हमने पीपल लिखना है तो फिर द लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगर हम द पुअर पीपल लिखते हैं तो इसका मतलब हम किसी पर्टिकुलर जगह के गरीब लोगों की बात कर रहे हैं. तो यहाँ तो हम जनरल बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर पीपल लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो द लिख दिया तो ये अपने आप ही जनरल हो गया. द पुअर आर, गरीबों, आर ऑलवेज विक्टिमाइज. विक्टिमाइज होता है जैसे किसी को अपना शिकार बनाना, मतलब किसी के साथ गलत करना. बाय द रिच, अमीरों के द्वारा गरीबों को हमेशा विक्टिमाइज किया जाता है. द बॉयज़ अटेंडिंग दिस मीटिंग मस्ट हैव एंट्री टिकट विद दैम. अब ये देखो, मैंने अभी आपको बताया ना कि सब्जेक्ट के बाद ये विशेषता बताने के तरीके हैं. ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है. द बॉयज़, कौन से बॉयज़, अटेंडिंग दिस मीटिंग. अब या तो ये काम इसने करना है या इसके साथ होना है. अगर होना है तो फिर पैसिव वॉइस, लेकिन ये इन्होंने ही करना है तो इसलिए ठीक है. द बॉयज़ अटेंडिंग दिस मीटिंग मस्ट हैव, यानी उनके पास ज़रूर होना चाहिए एंट्री टिकट, द एंट्री टिकट, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर जगह की एंट्री टिकट की बात करें. सो मस्ट हैव द एंट्री टिकट विद दैम. स्टूडेंट्स सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच. अब सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आईएनजी आ रहा है, यानी ये हमारा मेन सेंटेंस नहीं है, ये इसके बारे में बता रहा है. सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, यानी ये बात बेंच तक आकर ख़त्म हो गई. तो स्टूडेंट्स आर इन माई बैड बुक्स, या ब्लैक बुक्स भी होता है, बैड बुक्स भी होता है, यानी वो स्टूडेंट्स मेरी नज़रों में ख़राब हैं. सिंस द सेशन स्टार्टेड, जब से सेशन शुरू हुआ. अब
पहली गलती यहाँ पर द आना चाहिए, क्योंकि हम पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे। सो द स्टूडेंट्स सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच। अब वो जब से सेशन शुरू हुआ तब से मेरी नज़रों में ख़राब है, तो ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूज़ है। अब हिंदी में हम कह रहे हैं कि वो मेरी नज़रों में ख़राब है, तो हिंदी में कहीं हमें कॉन्टीन्यूस दिखाई नहीं दे रहा, यानी रहा है शब्द नहीं आ रहा, तो इंग्लिश में भी हम उसको परफेक्ट में बनाएंगे, लेकिन मीनिंग वाइज ये कॉन्टीन्यूस ही है। तो द स्टूडेंट्स आर इन माई ब्लैक बुक्स, वैसे तो ये ठीक है कि आर आना चाहिए, यानी हमारा वर्ब ये है, पर हमको इसको परफेक्ट में बनाना है। तो परफेक्ट में बनाने के लिए हैव और इसकी थर्ड फॉर्म बीन इन माई ब्लैक बुक्स सिंस द सेशन स्टार्टेड। अब जब परफेक्ट कॉन्टीन्यूस वाला कोई भी सेंटेंस हो, उसका टाइम हम सिंस लगाकर पीछे एक सेंटेंस लगाकर बताते हैं, तो वो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में होता है। कि अब हम चाहे हिंदी में कहें जब से सेशन शुरू हुआ है तब से ये लोग मेरी नज़रों में ख़राब हैं, पर हमको यहाँ सिंपल पास्ट बनाना है, क्योंकि सेशन तो पास्ट में शुरू हुआ था ना। Whoever gain the most points he wins the competition। Whoever या whosoever एक ही बात है यानी जो कोई भी सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जीतेगा वो कंपटीशन जीतेगा। जो कोई भी सबसे ज़्यादा पॉइंट हासिल करेगा। सो whosoever, अब जब ऐसा होगा, जो ऐसा करेगा, अगर ऐसा करेगा, उसमें विल नहीं आता। हम भले ही हिंदी में गा गे गी लगा रहे हैं। सो whosoever gains, क्योंकि हम कह रहे हैं जो कोई भी करेगा, ये सिंगुलर चलेगा। जैसे हम कहते हैं जो कोई भी वहाँ जाता है वहीं बैठ जाता है। सो whosoever gains द मोस्ट पॉइंट्स, अब ये दोबारा सब्जेक्ट लगा दिया हमने। ये सारा सब्जेक्ट है हमारा कि जो कोई भी पॉइंट्स हासिल करेगा, ये ही नहीं आना चाहिए। विंस द कंपटीशन, ऐसे भी कह सकते हैं कि ये रूल है कि जो कोई भी ज़्यादा पॉइंट हासिल करेगा विंस द कंपटीशन, मतलब हम यहाँ विल नहीं लगाएं। ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में गा गे गी आ रहा है तो हमको हमेशा विल शल ज़्यादातर केसेस में लगता है। अब जैसे ये है कि जो कोई भी ज़्यादा पॉइंट हासिल करेगा वही कंपटीशन जीतेगा। मान लिया कि ये रूल है, हमेशा ही ऐसा होता है, तो हमें यहाँ भी विल लगाने की ज़रूरत नहीं है। विंस दी कंपटीशन। हु एवर टीचेज यू, जो कोई भी आपको पढ़ाता है। अब देखो ऊपर हमने गेन्स नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ हमने टीचर्स लिखा है, तो ठीक है। हु एवर टीचेज यू, जो कोई भी तुमको पढ़ाता है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। हैव बीन वेस्टिंग योर मनी, वो तुम्हारा पैसा ख़राब कर रहा है, यानी वो तुमको ठीक से नहीं पढ़ा रहा है। अब जो कोई भी इज़ ट्रीटेड एज सिंगुलर, इसको हम सिंगुलर मानकर चलते हैं। सो हु एवर टीचेज यू या हु सो एवर एक ही बात है। हु एवर टीचेज यू हैज़ बीन, ये यू के लिए नहीं लगा रहे हम, जो कोई भी तुम्हें पढ़ाता है। हैज़ बीन वेस्टिंग योर मनी। हाउ एवर आई वर्क हार्ड, हाउ एवर का मतलब अलग होता है और हाउ सो एवर का मतलब अलग होता है। हु एवर और हु सो एवर तो ठीक है, एक ही मतलब है। हाउ एवर का मतलब होता है फिर भी, न जाने कैसे, लाइक आई डिड नॉट हैव एनी होप ऑफ गेटिंग मनी, हाउ एवर आई वॉज एबल टू अरेंज इट टाइमली। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी पैसा मिलने की, लेकिन किसी तरह, पता नहीं कैसे, तो वो होता है हाउ एवर। यहाँ पर आना चाहिए हाउ सो एवर, या बीच में सो आना चाहिए। चाहे मैंने कितनी भी मेहनत की, तुम कभी भी संतुष्ट नहीं थे। ये हाउस एवर वाले सेंटेंसेस में कॉन्ट्रास्ट होता है, विरोधाभास। अब आप देखो, एक तरफ मेहनत की, दूसरी तरफ सेटिस्फेक्शन है ही नहीं। सो हाउस एवर के फ़ौरन बाद एडजेक्टिव आता है या एडवर्ब आता है, तो ये आएगा हाउस एवर हार्ड, उसके बाद सेंटेंस शुरू हो जाता है। हाउस एवर हार्ड आई वर्कड, ये ठीक है। यू वर नेवर सेटिस्फाइड, तुम कभी भी संतुष्ट नहीं हुए। पैसिव वॉइस में बनना चाहिए, क्योंकि सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट करना। तो जब किसी वर्ब का एक ही मतलब होता है करना, और सेंटेंस में आ रहा है होना, तो इट्स ऑलवेज पैसिव वॉइस। यू वर नेवर सेटिस्फाइड, तुम कभी संतुष्ट नहीं हुए। द अर्लियर यू विल स्टार्ट द सूनर यू विल बी बैक, यानी जितनी जल्दी तुम शुरू करोगे या चलोगे, निकलोगे, जाओगे, द सूनर यू विल बी बैक, उतनी ही जल्दी तुम वापस आ जाओगे। अब इसमें दोनों में विल शैल नहीं आता कभी भी। जो काम पहले होगा उसमें पहला टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। द अर्लियर यू स्टार्ट,
द सूनर यू विल बी बैक, उतनी ही जल्दी तुम वापस आ जाओगे। सो आई होप अब आपके आंसर्स पहले से काफ़ी ठीक होते होंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट।